अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगेन यूनिट नंबर 20 पर ही बात करेंगे, जिसका टाइटल था ऑल्टरनेटिंग करंट। और आज इस यूनिट के यानी चैप्टर नंबर 20 के एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे बात करने जा रहे हैं, और उसका टाइटल है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही बात करेंगे। सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, हमने प्रीवियस सेगमेंट में आपको दो वर्ड की मीनिंग बताई थी। एक वर्ड था रिएक्टेंस। रिएक्टेंस रिएक्टेंस जिसे हम लोगों ने एक्स से लिखा था। रिएक्टेंस था क्या, पहले तो मैं ये क्लियर करूं। इंडक्टर या कैपेसिटर, इंडक्टर या कैपेसिटर जब ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को जब अपोज करता है, तो उसकी अपोज करने की जो एबिलिटी थी, उसको हम लोगों ने रिएक्टेंस का नाम दिया था। सही है, रिएक्टेंस। फिर इसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया था XL, रिएक्टिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। और एक वर्ड इस्तेमाल किया था XC, इसको कहा था कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये दो वर्ड की मीनिंग सीखी थी। यानी इंडक्टर के अपोज करने की जो एबिलिटी थी, उसको हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा था, XL से लिखा था। और कैपेसिटर के अपोज करने की जो एबिलिटी थी ऑल्टरनेटिंग करंट के अगेंस्ट, उसको हम लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया था और XC से लिखा था। ठीक है, अब सुनिएगा। देखिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो कॉमन फ्रीक्वेंसी जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल हो जाए। वो कॉमन फ्रीक्वेंसी जिस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में क्या हो जाए, इक्वल। मतलब वो फ्रीक्वेंसी को आप R से लिखते हो, या चले मैं पूरा लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी व्हेन XL और XC ये आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC, वो कॉमन फ्रीक्वेंसी जिसपे ये दोनों इक्वल हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, तो अब जरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला भी जरा एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ना हम लोग FR से लिख लें, F और ये R जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इधर देखिएगा। अगर XL की बात करें तो मैंने कहा था ये बराबर होता है ओमेगा L के, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F के, और ये L एज इट इज, ऐसे ही था। और XC की जब हम लोगों ने बात की थी तो वो मैंने कहा था रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड कैपेसिटेंस 1/2
ओमेगा सी के बराबर था, और ओमेगा अगेन बराबर होता है 2 पाई एफ के, ये सी है दैट इज ठीक। फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये और ये आपस में बराबर हो गया, एक्स एल बराबर हो गया एक्स सी के, एक्स एल बराबर हो गया एक्स सी के, सही है। दोनों की वैल्यू पुट करें, एक्स एल है 2 पाई एफ एल। अब चूंकि ये दोनों इक्वल है, तो जिस फ्रीक्वेंसी में दोनों इक्वल हो गया उस फ्रीक्वेंसी को अब आप क्या बोलोगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसको इसके साथ मैंने आर लगा दिया, और इसकी जगह आपने लिखा 2 पाई एफ सी, इसके साथ भी आर लगा दिया, सही। यहां तक कोई इशू, एफ आर को इधर ले जाइए, तो एफ आर इंटू एफ आर ये हो जाएगा एफ आर का स्क्वायर 1/, 2 पाई को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये एल ये सी, इन दोनों को एज इट इज कॉपी कर दिया। यहां तक क्लियर है। स्क्वायर हटाने के लिए आपने रूट लिया, तो 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आ गया, 4 का रूट 2 पाई स्क्वायर का रूट पाई, ये दोनों रूट से निकलेंगे तो ये रूट के अंदर एल सी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। आसान सा सेगमेंट था। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने किसको बोला, आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा कि जब रिएक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल हो जाए, तो वो कॉमन फ्रीक्वेंसी जिसपे दोनों इक्वल होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला स्टैब्लिश कर लिया। मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं इससे आगे के सेगमेंट पर, तो इसको थोड़ा अरेस्ट कर लें ताकि आगे की बातें हम डिस्कस करें। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ कनेक्टेड हो, इंडक्टर के, कैपेसिटर के या रिएक्टेंस के, यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट इन, या आप ये टाइटल दे दीजिए पैरेलल आर एल सर्किट, पैरेलल आर एल सर्किट। जरा इसको डिस्कस करते हैं, पैरेलल आर एल सर्किट। अच्छा स्टूडेंट ये तो आपको पता है ना कि आर रेजिस्टेंस है जिसको लोड भी बोलते हैं, एल इंडक्टेंस है, इंडक्टर का अपोज करने की एबिलिटी रेजिस्टेंस बोल लीजिए, आर एल सर्किट। इधर देखिएगा, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, सही है। ये पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, सही है, दिस इज आर, और इसी तरह ये पैरेलल में एक कॉइल है, ये एल है, तो इसको कहेंगे पैरेलल आर एल सर्किट, सही है। अच्छा पैरेलल में वोल्टेज तो बराबर होता है, ये आपको मालूम है, पैरेलल वोल्टेज क्या है, बराबर। अगर यहां से वोल्टेज V है तो इसके पास भी V होगा और इसके पास भी वोल्टेज V होगा, ऐसे ही वोल्टेज बराबर होता है। लेकिन पैरेलल में करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट,
पैरेलल में करंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। इसके करंट को आप आई आर कहिए और इसके करंट को आप आई एल कहिए। अगर फेजर डायग्राम की आप बात करोगे, फेजर डायग्राम की, तो वो तो आपको मालूम है कि ये डायग्राम वोल्टेज की भी है और ये आर की भी है। आर और एल के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का। और इंडक्टर जो है ये वोल्टेज को लीड करता है, यानी ये पॉजिटिव 90 डिग्री के फेज एंगल के साथ ये रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होता है। यानी आर इधर है तो ये आपके पास ये आई एल है, ये आई एल है, यानी एल है, इसका करंट आई एल है। ये डिफरेंस जो है ना, ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सही है, सही है। पैरेलल में करंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल करंट निकालो, तो आप इन दोनों के करंट को क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। तो टोटल करंट यानी आई टी बोलिए, ये बराबर होगा आई आर प्लस आई एल के, आई एल के। सही है। और अगर यहां पे देखिएगा, अगर ये सेम पोलैरिटी में है तो यानी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड किया। लेकिन अगर आर और एल, जैसे आपको मालूम है कि ये कितने फेज एंगल के डिफरेंस पे होता है? 90 डिग्री के। और अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री पर है तो फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम, यानी आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री पर है तो, और अगर पोलैरिटी सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट के लिए दोनों के करंट को क्या करोगे? ऐड करोगे। फेज डिफरेंस 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर के पैरेलल में होने का मतलब क्या है। अगर आप फेजर डायग्राम इस तरीके से देखें, ये तो आपके पास जो आर है, ये इसका ये डायग्राम है, ये आर का ग्राफ है। ये जो दूसरा वोल्टेज है, ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज, एसी सप्लाई का वोल्टेज। ऑब्वियसली ये और ये सब आपस में क्या है? बराबर है। यहां पर तो बराबर है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो आपने यही डायग्राम, ये भी आपके पास किसका है? ये V का भी है। लेकिन जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके और इसके दरमियान फेज डिफरेंस कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का मतलब है ये ऊपर से आप ड्रॉ करोगे, ये L इंडक्टेंस का ग्राफ है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस वाले सेगमेंट के अंदर हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि जब आरएल सर्किट इन पैरेलल हो और करंट ऑल्टरनेटिंग सप्लाई हो रही हो तो फिर आप सर्किट को कैसे डिस्कस करोगे, स्टडी करोगे, ये हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की, राइट। अच्छा, अब देखिएगा, अब अगर आप यहां से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकालना चाहें, रिलेशन निकालना चाहें, तो आई टी इज इक्वल टू, इसका वोल्टेज होगा V ओवर आर, और इसका ये हो जाएगा XL, और XL किसके बराबर होता है? V ओवर आर प्लस V ओवर 2 पाई FL के। V कॉमन निकाला तो ये आपके पास 1 ओवर R प्लस 1 ओवर 2 पाई FL ये बच गया। यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की फॉर्म में
अगर करंट, टोटल करंट की कैलकुलेशन करनी हो तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, राइट? क्लियर है? तो इस सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि आरएल सर्किट के पैरेलल होने का क्या मतलब है। तो अब जरा इसी के साथ आरसी सर्किट को देख ले, जब वो पैरेलल हो, यानी पैरेलल आरसी सर्किट, उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं जरा पैरेलल आरसी सर्किट पर, पैरेलल आरसी सर्किट पर। तो आर तो एज इट इज, दिस इज आर, करंट आई आर, वोल्टेज तो इसका वी रहेगा क्योंकि पैरेलल है। इसके साथ आपने पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया, इसकी कैपेसिटेंस को एक्सी, सॉरी इसके रिएक्टेंस को आरसी एक्सी, इसके वोल्टेज को वी ही कहिएगा क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम, और इसका जो करंट है उसको आप आईसी ले लीजिए, सही है? अच्छा, यहां पर पैरेलल है तो पैरेलल में तो करंट डिस्ट्रीब्यूट ही होता है। तो करंट के लिए, टोटल करंट के लिए तो आप आई आर प्लस आई सी करेंगे, सही है? जब पोलैरिटी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, यानी करंट सेम डायरेक्शन में पास हो रहा हो, तो फिर ये ऑप्शन आपके पास है। तो ये बराबर होगा वी ओवर आर, ये बराबर होगा वन ओवर वी ओवर, ये इक्वल हो जाएगा 1/, आप पहले तो लिख दीजिए एक्सी, किसके बराबर लिख दीजिए? एक्सी, ठीक है, यानी कैपेसिटिव इंडक्टेंस। ये ओम्स लॉ से सारा सिलसिला चल रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V ओवर आर, तो V ओवर आर, इसका V ओवर आर, आर की जगह कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XC बराबर होता है 1/ω C के, तो इसकी जगह लिखा V ओवर आर प्लस V ओवर 1/ω C, इसको ऊपर ले जाइए, तो आई टी बराबर हो जाएगा V ओवर आर प्लस V ओमेगा C के, नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो आई टी इज इक्वल टू V कॉमन 1/r, ओमेगा की जगह लिखा 2πf, दिस इज C। यानी जब आरसी, पैरेलल आरसी सर्किट हो तो टोटल करंट के लिए आप ये ऑप्शन यूज करोगे। और अगर आप फेजर डायग्राम देखें तो आपको पहले भी बताया है, ये तो आर है, ये तो आर है, सही है? अच्छा, आर और एक्स सी के दरमियान भी फेज डिफरेंस कितने का होता है? 90 डिग्री का, लेकिन ये लीड नहीं करता, ये ड्रॉप करता है। इंडक्टर वोल्टेज लीड करता है, ये ड्रॉप करता है। ये प्लस 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होता है और ये माइनस 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होता है, यानी ये नेगेटिव से, इधर से आप इसको ड्रॉ करोगे, ये आर है, ये एक्स सी है, यानी अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहां पर ये आर है, यानी आई आर भी बोल सकते हैं, और यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्स सी है, ये इसका रेजिस्टर करंट है आई सी, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है, पर नेगेटिव में, राइट? तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि आरसी पैरेलल हो तो फिर आप सर्किट को कैसे स्टडी करोगे, यानी पैरेलल आरसी सर्किट को डिस्कस करने की कोशिश की। अब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट, तो जरा उसको देख लेते हैं, देखिएगा। इसको अरेंज करते हैं,
ताकि पैरेलल आरएल सर्किट को आरएलसी सर्किट को डिस्कस कर सकें। इधर देखिएगा, अगेन ये एसी सप्लाई, इसके साथ ये लोड यानी रेजिस्टेंस आर, इसका करंट आई आर, इसके साथ ये इंडक्टर पैरेलल में एक्सएल, अपोज करने की एबिलिटी एक्सएल, रेजिस्टेंस एक्सएल, इसका करंट आई एल ले लीजिए, ये इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर एक्ससी, इसका करंट ले लीजिए आईसी। ये तीनों यहां पर किसमें? पैरेलल में। तो इसको आप लोग बोलोगे पैरेलल आर एल सी सर्किट, पैरेलल आर एल सी सर्किट, सही है। अच्छा, अभी तो देखिएगा, अगर इसका फेजर डायग्राम देखें, ये तो आ रहा है, ये आ रहा है एल, इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितने का? 90 डिग्री प्लस, तो ये ऊपर से ये है एक्सएल, और इसका फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री इसके साथ, लेकिन ये लीड नहीं करता, ये तो लॉस करता है, तो ये इधर से ये आपके पास एक्ससी है। अगर आप एक्स वाई प्लेन एक्सिस पर ये ग्राफ देखना चाहें तो ऐसे देखोगे, यहां पर आई आर है, यानी आर है, करंट इस डायरेक्शन में, यहां पर एक्सएल है, करंट आई एल, ये एक्ससी है, इसका करंट आईसी। ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री, ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री, इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री, जिस पर पहले भी बात हुई है, राइट। अगर आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहो, देखिए पहली चीज, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, अगर पोलैरिटी सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो टोटल करंट के लिए आप सिंपल ये कीजिएगा, आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। अगर डायरेक्शन सेम है तो, पोलैरिटी सेम है तो, लेकिन फर्ज कीजिए अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, पोलैरिटी सेम नहीं है, ये सिचुएशन है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या ऑपोजिट, तो इनके रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्स्ट करो, ये इनका डिफरेंस है आई एल माइनस आई सी, और ये आ रहा है यानी आई आर, ये 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए टोटल करंट जो हो जाएगा वो रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, इन केस कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो आप इनका रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे? ये तो आई आर है, तो ये प्लस में आ जाएगा। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, जीरो फेज डिफरेंस के साथ है, तो इनका टोटल करंट निकालने के लिए क्या करोगे? पहले इनको ऐड करोगे, ये ऐड किया आई एल प्लस आई सी, और उसके बाद फिर इनका टोटल करंट निकालने के लिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे आई एल प्लस आई सी होल स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने, यानी जो होल सेगमेंट था, इसमें दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की। क्या? नंबर एक पे हम लोगों ने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने स्टैब्लिश किया, सही है। नंबर दो पे हम लोगों ने पैरेलल सर्किट को डिस्कस करने की कोशिश की। पहले आरएल, फिर आरसी, फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट को डिस्कस करने की कोशिश की कि जब आरएल या आरसी या आरएलसी सर्किट इन पैरेलल हो,
तो फिर आप उसको स्टडी कैसे करोगे। तो ये हमने इस लेक्चर्स में इस सेगमेंट में डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है कि पॉइंट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसमें डिस्कस कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि पूछने में आसानी हो। आपके पास व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो उसमें भी अपनी कंफ्यूजन मुझसे डिस्कस कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल टाइम पर मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।